जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं द सिलेक्शन गुरु बिहार द्रोह क्वेश्चन बैंक। आज इस बुक का जो है ना सेकंड क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21-22 तक करवा चुके थे। इसमें जो है 2 सेट करवाए थे। 2 प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार द्रोह का, उसका जो है ना पूरा जो है पॉलिटी का जो है सारा हम एक फर्स्ट क्लास में हम सारा करवा दिए थे। तो जहाँ तक की करवाए हैं क्लास, उसके आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। आप लोग अगर पहले वाला क्लास अगर नहीं देखें तो सभी लोग पहले वाले क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो है ना चैप्टर वाई मतलब सब्जेक्ट वाई आपको इसमें क्लास देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले अगर पॉलिटी है, फिर हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, फिर साइंस है, इस प्रकार जो है ना इस बुक में जो है ना क्वेश्चन सेट किया गया है सर के द्वारा। आप लोग को पहले वाले दो वीडियो में ना आपको लोग को यही सब बताए थे कि हाँ कैसे कैसे इस बुक में जो है दिया गया है। तो इसके पहले वाला क्लास को ज़रूर सभी लोग देखिएगा। उसमें 2008 का पेपर और एक 2012 का पेपर, दोनों का जो है पॉलिटी में जितना भी क्वेश्चन आया था सारा हम करवा दिए हैं। तो आगे जहाँ तक कंप्लीट करवाए हैं उसके आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। एक क्लास नंबर 2 है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। इसमें देखिए स्टार्टिंग में क्या है, तो पॉलिटी ही स्टार्ट है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में क्या है, तो पॉलिटी देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, इसी को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर कितना 1 से 104 तक है। तो पॉलिटिकल क्लास जो है ना लंबा चलेगा, कम से कम एक आध सप्ताह में आराम से जो है ना ख़त्म हो जाएगा। एक सप्ताह लगभग 10 दिन आराम से चलेगा। क्योंकि अगर डिटेल दिया हुआ है तो डिटेल के साथ चलेंगे ना, तो कम पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि इसमें डिटेल बहुत ही अच्छा, अगर पहला क्लास किए होंगे तो बहुत मज़ा आया होगा क्लास करने में। क्योंकि जिस प्रकार सर के द्वारा जो सेट किया गया है, हर लाइन बाय लाइन सेट किया गया है, तो बहुत ही अच्छा है। अपने जगह ज्ञान बिंदु बहुत बेटर बुक है और ये भी अपनी जगह जो है ना बहुत अच्छा बुक है। इसलिए दोनों बुक को कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ते रहिए। आपका जो है एक तरह से अगर क्लास पे जो हमेशा ज्वाइन रहेंगे ना, तो हमेशा क्लास को देखिएगा तो आपका कंठस्थ आपका याद हो जाएगा और आपका जो है ना रिवीजन होते रहेगा। तो चलिए आइए का क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ तक जो है ना क्वेश्चन नंबर 21 तक करवा चुके हैं। देखिए 21.8 का मतलब है ना कि इसमें 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन नंबर तक करवा चुके हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे, जिसका देखिए उत्पाद और निरीक्षक उत्पाद दरोगा नियुक्ति जो है ना परीक्षा हुआ था 1/9/2012 को एग्ज़ाम हुआ था। इसका जो है जो भी पेपर में पॉलिटिकल क्वेश्चन आया है वो सारा जो है इस प्रकार जो है ना दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, बताइए। कह रहा है स्वतंत्र भारत के जो है ना प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए नीचे देखिए डिटेल में कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम जो है ना गृह मंत्री एवं प्रथम जो है ना उप प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया कि एक तो स्वतंत्र भारत के जो है ना पहले गृह मंत्री बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और ये जो है ना प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा उप प्रधानमंत्री का पद कोई व्यवस्था नहीं किया गया है और यह जो है ना राजनीतिक कारणों से बनाया जाता है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है और यह जो है ना राजनीतिक कारणों से बनाया जाता है। आगे कह रहा है कि पटेल को मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात के बारदोली सत्याग्रह के लोकप्रियता मिला था। मतलब पटेल को जो है ना गुजरात के बारदोली सत्याग्रह से लोकप्रियता मिला था और देश के आज़ादी के बाद भारतीय रियासतों के संग में मिलाने अर्थात भारतीय एकीकरण में पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। इसलिए इन्हें लौह पुरुष जो है ना एवं भारत के बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, और भारत के बिस्मार्क के नाम से किसको जानते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत का आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। तो भारत का जो है ना आयरन लेडी किसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी को कहा जाता है। और सरदार पटेल का जन्म दिवस जो है ना 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सरदार पटेल के जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और कब मनाते हैं, तो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनाया गया है इन्हीं से क्या है संबंधित है। मतलब सरदार पटेल का जो है मूर्ति कहाँ है, तो गुजरात के केवड़िया में है। कौन सा, उसका नाम क्या है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। आगे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे कह रहा है ना कि जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल जो है ना सर्वाधिक लंबा था। किसका, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। आगे कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई। और डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है ना अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि यह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
और वर्ष 1954 में तक जो है ना भारत के कानून मंत्री रहे थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर रहे थे। और इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता, वास्तुकार और शिल्पी में आधुनिक युग मनु कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा ना कि किनको जो है भारतीय संविधान का निर्माता, वास्तुकार और शिल्पी में आधुनिक युग का मनु कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इन्हें भारत में जो है ना कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। इन्हें भारत की जो है ना कोकिला के नाम से जानते हैं। किनको? तो सरोजिनी नायडू को जानते हैं। और ये जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कौन? सरोजिनी नायडू। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। चलिए नेक्स्ट पे आइए। आगे कह रहा है कि नोट में दिया हुआ है, नोट में इन सभी के ऊपर विस्तृत जानकारी आधुनिक भारत के इतिहास में दिया जाएगा। मतलब आगे जो आधुनिक भारत जब आएगा ना तो उसमें सर के द्वारा बोला गया कि उसमें आगे विस्तृत जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? कौन होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादर नगर हवेली। क्या होगा? दादर नगर हवेली। तो कह रहा है ना कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय भारतीय राज्य हैं। ठीक है। और दादरा नगर हवेली भारत का संघीय क्षेत्र मतलब यूटी है। इसको क्या कहेंगे? केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। और यह गुजरात एवं महाराष्ट्र से घिरा एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। और 1954 के पूर्व में जो है इस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। मतलब दादरा नगर हवेली पे जो क्या था ना कि 1954 के पहले क्या था तो पुर्तगालियों का नियंत्रण था। और 11 अगस्त 1961 में दादरा नगर हवेली क्षेत्र को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। तो पहले तो 1954 के पहले क्या था, इस पर पुर्तगालियों का मतलब अधिकार था। लेकिन 11 अगस्त 1961 में क्या हुआ, दादरा नगर हवेली क्षेत्र को भारतीय संघ में क्या हुआ? सम्मिलित किया गया। आगे कह रहा है कि दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों का जो है ना विलय अधिनियम 2019 के द्वारा एक साथ मिलाकर एक नए केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव बना दिया गया। और यह जनवरी 2020 में जो है ना अस्तित्व में आया था। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय मतलब कौन सा अधिनियम था? अधिनियम 2019 के द्वारा एक साथ मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन और दीव बना दिया गया। और यह 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ? अस्तित्व में आया। आगे देखा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम था क्या था? नेफा था। क्या था? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। आगे कह रहा है कि 25 जनवरी 1972 को इसे अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का जो है ना दर्जा मिला। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 20 फरवरी 1987 को मिला था। और आगे कह रहा है मिजोरम जो है ना, मिजोरम वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के पश्चात यह केंद्र शासित प्रदेश बना। नेक्स्ट कह रहा है कि 20 फरवरी 1987 को भारत का जो है ना एक राज्य बना। तो कह रहा है कि 20 फरवरी 1987 को भारत का एक राज्य बना। और मेघालय को 2 अप्रैल 1977 को असम के अंतर्गत एक स्वतंत्र शासी राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो कह रहा है कि मेघालय को 2 अप्रैल 1970 को असम के अंतर्गत एक स्वतंत्र शासी राज्य के रूप में गठित किया गया। और इसे 1 जनवरी 1972 को जो है ना पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यही 24 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। किसको देते हैं? सबको पता है क्या होगा? उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो कह रहा अनुच्छेद 56 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति जो है ना अपना त्यागपत्र किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को देते हैं? तो अनुच्छेद 56 के 2। क्या होगा? अनुच्छेद 56 के 2 होगा। नोट में दिया है कौन किसको त्यागपत्र देता है, इसका चर्चा ऊपर किया जा चुका है। ठीक है, सही बात है, ऊपर जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए पहले वाले क्लास को लोग नहीं देखें, सभी लोग पहले वाले क्लास को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है योजना आयोग जो है ना ये क्या है? बताइए। योजना आयोग क्या है? तो ये याद रखिएगा, ये क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब संवैधानिक निकाय भी नहीं है, कार्यकारिणी निकाय भी नहीं, स्वतंत्र निकाय भी नहीं है। तो क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए नीचे दिया हुआ है। तो कह रहा है ना कि योजना आयोग का निर्माण भारतीय संविधान द्वारा नहीं किया गया था, अर्थात यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। मतलब ये जो है ना इसका संविधान में चर्चा जो है योजना आयोग का नहीं किया गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और आगे कह रहा है इसकी स्थापना के जो है ना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके 15 मार्च 1950 को किया गया था। और योजना आयोग एक सलाहकारी और गैर संवैधानिक जो है ना संविधानोत्तर निकाय है। तो योजना आयोग एक सलाहकारी गैर संवैधानिक संविधानोत्तर निकाय है। ठीक है, कौन? योजना आयोग है। आगे देखिए कह रहा है कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं।
योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे एवं अंतिम अध्यक्ष बोलेगा तो नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे एवं श्री जो है ना मोंटेक सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ याद रखिएगा कि योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। और योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष बोलेगा कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतिम अध्यक्ष बोलेगा तो कौन है? वर्तमान में मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष का बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? गुलजारीलाल नंदा थे एवं श्री मोंटेक सिंह, यहाँ पे मोंटेक सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। और इसका जो मुख्य कार्य होता है ना, भारत में पंचवर्षीय योजना को बनाना था। ठीक है। आगे कह रहा है कि वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर इसके जगह जो है ना नीति आयोग बनाया गया। इसके बारे में विशेष जानकारी इकोनॉमिक्स में दिया जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक्स जब आएगा पढ़ेंगे तो उसमें जो है इसके बारे में पूरा चर्चा किया गया है, वो सारा सर के द्वारा बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो है ना आय कितनी वर्ष है? बताइए। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मिल चुका था। तो कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का बात किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु कितनी वर्ष है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का बात करेगा तो 65 वर्ष हो जाएगा, लेकिन उच्च न्यायालय का बात करेगा तो 62 वर्ष हो जाएगा। तो कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अंतिम उम्र जो है ना 62 वर्ष होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है ना निर्धारित नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों मतलब मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनका शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और सभी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। आगे है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन केंद्र के संचित निधि से मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कहाँ से मिलता है? तो वेतन जो है ना मतलब पेंशन के वेतन या पेंशन जो होता है संचित निधि से दिया जाता है। किनको? न्यायाधीश को। आगे कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य मतलब जिसे उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। मतलब हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं उनका शपथ कौन दिलाता है? तो वहाँ के जो है ना जो राज्यपाल होते हैं स्टेट का वो दिलाते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का बात करें कि न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित निधि से जो है मिलता है, जबकि पेंशन जो है ना केंद्र के संचित निधि से मिलता है। ठीक है। आगे कह रहा है उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं शपथ हो जाते हैं राज्यपाल, लेकिन अगर त्यागपत्र देना रहेगा तो किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता जो है ना आवश्यक नहीं है। इसमें पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अगर लड़ेंगे राष्ट्रपति तो उनके लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? बताइए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं? तो उनका जो है ना ये जो है लोकसभा का सदस्य होना जो है ना आवश्यक नहीं है। ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु अधिक हो और जो है ना कोई लाभ के अधिकारी मतलब पद के अधिकारी ना हो। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जानकारी किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 58 में। और किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें क्या है? तो आवश्यक है। पहला क्या है? अगर राष्ट्रपति बनना है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी उम्र जो है ना कम से कम 35 वर्ष हो चुका हो। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है कि और तीसरा पॉइंट क्या है? वह लोकसभा के सदस्य मतलब निर्वाचित किए जाने योग्य हो, पर लोकसभा का सदस्य रहना अनिवार्य नहीं है। और चौथा पॉइंट है चुनाव के समय वह किसी जो है ना लाभ के पद पर ना हो। मतलब किसी भी सरकारी पद पे जो है चुनाव मतलब के समय जो है वो किसी लाभ के पद पे ना रहना चाहिए। आगे नोट में दिया हुआ है कि लाभ के पद को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। जो लाभ के पद है उस संविधान के द्वारा जो है ना परिभाषित नहीं किया गया है। आगे कह रहा है कि सांसद, विधायक, मंत्री जो है ना यह संवैधानिक पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? बताइए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन। क्या होगा? सीवी रमन। यहाँ पे अगर सोचिए कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा है तो लग रहा है कि इसका आंसर तो कन्फर्म बी होगा, लेकिन अगर जो एग्जाम उसमें दिए होंगे तो यहाँ पे आंसर ना पक्का ए भी मारे होंगे, बहुत लोग ए मारे होंगे। तो यही होता है ना, कन्फ्यूजन होता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। तो कह रहा है ना कि भारत रत्न जो है ना देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है और इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। और 1954 में जो है ना 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। पहला कौन कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यहाँ पे पूछेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन थे। दूसरा कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और तीसरा कौन थे? सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन मतलब चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। ठीक है।
आगे कह रहा है कि सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया। सीवी रमन जो है ना प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया था और इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक बोलेगा तो एवं भारत के दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो जो है ना सीवी रमन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक बोलेगा तो सीवी रमन और भारत के दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो सीवी रमन थे। ठीक है। आगे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बोलेगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है ना भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है एवं वे भारत के प्रथम वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है। आगे कह रहा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना मतलब प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए बनाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए बनाने वाले प्रथम जो वैज्ञानिक थे कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28-29 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, मतलब किस दिन जो है ना राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। तो कह रहा है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है और यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक अवकाश है जो ईसा मसीह के जन्म की याद दिलाता है और यह अवकाश दुनिया भर में अरबों लोगों द्वारा मनाया जाता है और भारत में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं मनाया जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मतलब गुड गवर्नेंस डे के रूप में जो है ना मनाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे जो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस मनाते हैं। इसका इंग्लिश में बोलेंगे तो गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। कब? तो 25 दिसंबर को। किनके जन्म दिवस पे, जयंती पे? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे मनाते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। तो 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को भारत को जो है ना गणतंत्र घोषित किया गया था। आगे कह रहा है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और 2 अक्टूबर को जो है ना गांधी जयंती मतलब 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि सबसे प्राचीन भाषा क्या है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा क्या है बताइए। क्या हो जाएगा? तमिल। क्या होगा? तमिल होगा। ठीक है। तो कह रहा है कि संविधान की 8वीं सूची का संबंध किससे? तो भारतीय भाषाओं से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय भाषाओं का संबंध किस अनुसूची से है, तो 8वीं अनुसूची से है। और 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो तमिल को जो है ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 2004 में दिया गया। और तमिल जो है ना मुख्य रूप से तमिलनाडु में बोला जाता है और यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कौन? तमिल। और दक्षिण भारत की भाषा को द्रविड़ भाषा परिवार कहा जाता है। दक्षिण भारत की भाषा को द्रविड़ भाषा का परिवार कहा जाता है। और देखिए हिंदी के बारे में कह रहा है, यह ज़्यादातर उत्तर भारत में बोला जाता है। तो उत्तर भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है ज़्यादातर? तो हिंदी भाषा बोली जाती है। और यह भारत में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कौन? हिंदी। और इसका संबंध आर्य भाषा परिवार से है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या और देवनागरी होगी। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के कौन सा भाग है? 17, अनुच्छेद कितना? 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और क्या होगी? लिपि देवनागरी होगी। और तेलुगु के बारे में कह रहा है कि यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बीच बोला जाता है और यहाँ की राजभाषा भी है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश तेलंगाना का। कौन सा है? तेलुगु। और तेलुगु जो है ना तेलुगु भाषा की पहली रचना शब्द गाथा सप्तशती में मिलते हैं जिसका कवि हाल द्वारा जो है रचना किया गया था। और कन्नड़ के बारे में कह रहा है कि यह मुख्य रूप से कर्नाटक में बोला जाता है। कन्नड़ जो भाषा होता है यह मुख्य रूप से कर्नाटक में बोला जाता है और कन्नड़ भाषा का पहला साक्ष्य हेलीवेट शिलालेख से प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे बताइए। कह रहा है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 2012 की दिया है ना, तो यहाँ पे करेंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यह करेंट अफेयर संबंधित प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर जो है ना जानना अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना। और हमारे परीक्षा के लिए राष्ट्रपति टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये सर के द्वारा बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। यहाँ पे देखिए ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अभी पता है ना कौन है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त? कौन है? राजीव कुमार है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका आंसर कुछ और होगा। तो कह रहा है ना कि यहाँ जो है ना, यहाँ कह रहा है यह करेंट अफेयर्स संबंधित प्रश्न है, इसके लिए इसका उत्तर अनिवार्य नहीं है। ठीक है। और आगे कह रहा है कि करेंट अफेयर्स पढ़ते वक्त लेटेस्ट याद कर लीजिएगा। हाँ मतलब सर के द्वारा बोला है कि अगर करेंट अफेयर जो भी क्वेश्चन रहे तो लेटेस्ट याद कर लीजिएगा। और नोट में हमारे परीक्षा के में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है कि चुनाव आयोग या तो निर्वाचन आयोग, इसे केंद्रीय चुनाव आयोग भी कहा जाता है। और यह चुनाव आयोग जो है ना एक संवैधानिक निकाय, इसका संविधान में चर्चा है। ठीक है।
और यह इसका जो है ना, इसका कार्य देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना होता है। किसका? चुनाव आयोग का काम होता है। चलिए कर रहा है कि यह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों को चुनाव संपन्न करवाता है। तो यह जो चुनाव आयोग होता है, यह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव संपन्न करवाता है। और यह स्थानीय निकायों, पंचायत, नगर निगम चुनाव नहीं करवाता। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, ये VVI पॉइंट है। ठीक है, आगे कर रहा है चुनाव आयोग के बारे में वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में किया गया है। और शुरुआत में चुनाव आयोग एक सदस्य का निकाय था, पर वर्तमान में जो इससे 3 सदस्य होते हैं। मतलब शुरुआत में जो है ना, चुनाव आयोग में एक सदस्य का निकाय था, लेकिन वर्तमान में क्या है, तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। आगे कह रहा है अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जबकि बाकी 2 सदस्यों को अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। मतलब अध्यक्ष को जो है ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, जबकि 2 जो है सदस्यों को अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। हालांकि तीनों सदस्यों को शक्ति जो है ना समान होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा कोई भी निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाता है। सभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और सभी चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। मतलब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग का जो है ना, चुनाव जो मतलब आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए तब तक जो है ना रिटायर कर जाएंगे। और आगे कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया अपनाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के सलाह पर जो है ना हटाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखिए। अब देखिए नेक्स्ट शिफ्ट का है, इसका देखिए मतलब जो 2012 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पॉलिटी का जो भी क्वेश्चन आया था वो सारा खत्म हो गया है। अब देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जो है ना, SI परीक्षा हल प्रश्न पत्र, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 11/3/2018 का, इसका फर्स्ट शिफ्ट का जो है ना क्वेश्चन पेपर, इसमें जो भी पॉलिटी में दिया हुआ है वो सारा क्वेश्चन इस सर के द्वारा डाला गया। तो आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। एक और है 33 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन सा आंसर होगा, बताइए। तो पहला कह रहा है उद्देशिका जो है ना, उद्देशिका स्वयं न्यायपालिका से परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, और उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान के स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है, ये भी क्या है, तो सही है। उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उद्देशिका को भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहा जाता है। उद्देशिका को जो है ना भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहा जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को जो पारित किया गया था। आगे कह रहा है यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान का प्रस्तावना का रूप लेता है। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और भारतीय संविधान का दर्शन तथा संविधान की जो है ना कुंजी कहा जाता है। तो कह रहा है ना कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और भारतीय संविधान का दर्शन तथा संविधान की कुंजी कहा जाता है। और वर्तमान में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है एवं संसद इसमें संशोधन कर सकती है, पर नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। आगे कह रहा है अब तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन किया गया है। मतलब अभी तक जो है ना भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक बार जो है संशोधन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों का समावेशन किया। प्रस्तावना के बारे में आगे प्रश्न में विशेष चर्चा किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। तो कह रहा है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट टू प्राइवेसी कहेंगे। मतलब KS पुट्टास्वामी केस में स्थापित हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ पर्यावरण, मनपसंद जीवन साथी इत्यादि का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 21 में जो है ना ये सब सारा अधिकार दिया गया है। आगे कह रहा है सूचना का अधिकार, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब RTI, इसको इंग्लिश में ना कभी कभी कहीं आपको RTI मिलेगा। ठीक है, RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, याद रखिएगा। इंटरनेट का अधिकार, निजी भवन पर झंडा फहराने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 का एक में जो है ना एक के तहत मौलिक अधिकार है। आगे कह रहा है देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत जो है ना मौलिक अधिकार है। मतलब देश में जो है ना देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद के तहत दिया गया, अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार दिया गया है। और विदेश घूमने
विदेश घूमने का अधिकार बोल रहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। मतलब विदेश अगर घूमना है तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। और शिक्षा का अधिकार जो है राइट टू एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक के तहत मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेगा शिक्षा का अधिकार मतलब प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है, तो 21 का एक के तहत जो है ना मौलिक अधिकार है। आगे कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 के तहत मतलब किया गया था। इसमें जो क्या क्या किया गया था इसमें बारे में नीचे दिया हुआ है। तो ये सब जो है चारा पॉइंट जो है ना 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दिया गया है। तो कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है एवं संविधान के इसके अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया एवं संविधान में इसके अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया। और आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना नागरिकों का जो है ना मौलिक कर्तव्य बनाया गया। ऐसे संविधान के भाग 4 के ए के अनुच्छेद 51 के ए में 11 मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है जोड़ा गया है। किसके तहत जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। आगे देखिए नोट में दिया हुआ कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख था जबकि मौलिक कर्तव्य का नहीं था। यहाँ पे कह रहा है ना कि मूल संविधान में जो है ना मौलिक अधिकार का उल्लेख था लेकिन मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। और इसमें आगे कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सोवियत संघ रूस के संविधान के तर्ज पर भारतीय संविधान में जो है ना 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ये कह रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा के अधिकार को 51 का एक के में रखा गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा अनुच्छेद 19 में है। अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण बोलेगा अनुच्छेद 20 में है। और अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत में सभी नागरिकों और न्यायिक अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में कार्य करना चाहिए। तो याद रखिए अनुच्छेद 19 में क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 144 में क्या कहा गया है, तो भारत में सभी नागरिक और न्यायिक अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में कार्य करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे कर रहा है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, बताइए। कह रहा है यहाँ पे कि संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है किस प्रकार का अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार का चर्चा किया गया है। और वर्तमान में अनुच्छेद 19 में जो है ना 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा है जो केवल भारतीय नागरिकों को क्या है, तो प्राप्त है। देखिए 6 प्रकार कौन कौन है। देखिए पहला अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद 19 का 1, इसमें क्या है, तो वाक्य एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब बोलने की आज़ादी है और प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसमें, तो अनुच्छेद 19 का 1 में है। अनुच्छेद 19 के 2 में क्या है, तो शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के धरना मतलब प्रदर्शन करना। एक कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 का 2 में बोला गया है। अनुच्छेद 19 का 3 में क्या कहा गया है, तो सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। मतलब कहीं भी सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत दिया गया, तो 19 के 3 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 19 के 4 में क्या बोला गया है, तो भारत में कहीं भी यातायात करने का अधिकार है। मतलब कहीं भारत में जो है ना कहीं भी आ जा सकते हैं, इसका अधिकार जो है ना भारत के 19 के मतलब अनुच्छेद 19 के 4 में बोला गया है। अनुच्छेद 19 के 5 में क्या बोला गया है, तो अस्थायी रूप से भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता दिया गया है। मतलब भारत में अस्थायी रूप से भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 के 5 में दिया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के 6 में क्या बोला गया है, तो किसी भी वृत्ति पेशा कारोबार करने की स्वतंत्रता है। मतलब कहीं भी जो है ना किसी भी वृत्ति पेशा कारोबार करने की जो आज़ादी है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो अनुच्छेद 19 के 6 के तहत दिया गया। तो फिर से देखिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए अगर बात करें कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता बोलेगा, तो अनुच्छेद कितना, 19 के 1 में है। और शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के धरना देना या प्रदर्शन करना ये किस आर्टिकल में है, तो 19 के 2 में है। और सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता बोलेगा अनुच्छेद 19 का 3 में है। और भारत में कहीं भी यातायात करने का अधिकार बोलेगा अनुच्छेद 19 का 4 में है। और अस्थायी रूप से भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद 19 के 5 में है। और किसी भी वृत्ति पेशा कारोबार करने की स्वतंत्रता बोलेगा अनुच्छेद 19 का 6 में। ये सब जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन को राष्ट्रपति, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का जो है ना शक्ति प्रदान करता है, बताइए कौन करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सा संविधान संशोधन होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन। तो कह रहा है 24वां संविधान संशोधन जो है ना यहाँ पे 24वां संविधान संशोधन 1971 में राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना अनिवार्य है।
अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो आया, 24वां आया था 1971 में, अब 42वां आया था कब, 1976 में आया था। तो कह रहा है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया है, अर्थात राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना क्या है, तो अनिवार्य है। आगे देख रहा है कि 44वां संविधान संशोधन कब आया था, 1978 में आया था। इसमें बोला गया है कि कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु अगली बार मानना अनिवार्य है, अर्थात राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक पर एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति दिया गया है, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति के लिए जो है ना हस्ताक्षर करना क्या है, बाध्यकारी है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 42वां और 44वां संविधान संशोधन को रिलेट करना, मतलब रिलेट करके जो है ना पढ़ना चाहिए, मतलब सर के द्वारा यहाँ पे बोला गया है। आगे कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कई बदलाव किए गए थे, जिससे मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन के तहत फिर से अधिकांश संशोधन को बदल दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि 39वां संविधान संशोधन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये बोला गया है। ठीक है, लेकिन 42वां क्या है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के जो है ना कैमे राष्ट्रपति बने थे, बताइए। रामनाथ कोविंद जो थे भारत के कैमे राष्ट्रपति बने थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14वें बने थे। कौन बने, 14वें बने थे। तो कह रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने, और रामनाथ कोविंद भारत के जो है ना व्यक्ति के क्रम में 14वें एवं पद के क्रम में 15वें राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, इसलिए क्रम में जो है ना ये अंतर है। आगे कह रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। जो पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में जो है ना भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो रामनाथ कोविंद थे। और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायण थे। कौन थे, के आर नारायण। प्रथम दलित राष्ट्रपति बोलेगा तो के आर नारायण, और दूसरे दलित राष्ट्रपति बोलेगा तो रामनाथ कोविंद होंगे। और रामनाथ कोविंद जो है ना राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के क्या थे, राज्यपाल थे। क्या थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल। आगे कह रहा है कि श्री द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी एवं दूसरी महिला थी। मतलब कह रहा है कि श्री द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी एवं दूसरी क्या थी, दूसरी महिला थी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बोलेगा तो कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली उड़ीसा में जो है ना प्रथम राष्ट्रपति थी। ठीक है, मतलब प्रथम राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली क्या है, तो प्रथम राष्ट्रपति हैं। और ये जो है ना झारखंड के पूर्व राज्यपाल थी। और आगे कह रहा है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। अब व्यक्ति क्रम में बोलेगा तो है ना 15वें, और राष्ट्रपति क्रम में 16वें है। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति बोलेगा तो श्री द्रौपदी मुर्मू है। अब व्यक्ति क्रम में बोलेगा तो 15वें, और राष्ट्रपति के पद में क्रम में बोलेगा तो क्या हुआ, 16वें है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है, इसमें जो है ना इसमें मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 दिया हुआ, मतलब सूची 2 मतलब यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान है, यहाँ पे स्रोत है। इसको मिलाना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, बताइए क्या होगा। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए क्या होगा। देखिए पहला कह रहा है ना कि मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार बोलेगा तो अ से अधिकार, अ से अमेरिका याद रखिएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार जो अमेरिका अधिकार पत्र से लिया गया है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया बताइए। ये लिया गया आयरिश के संविधान से, मतलब आयरलैंड से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया, तो मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार बोलेगा अमेरिका से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। और मंत्रिमंडल सरकार बोलेगा तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो कनाडा का संविधान से लिया गया। इसका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, 4 3 1 2। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो कनाडा से लिया गया है। यही कह रहा है कि भारतीय संविधान पर कई देशी और विदेशी स्रोतों का प्रभाव है। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है ना लिया गया है। तो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान जो है ना भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नोट में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया, यह अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसे पढ़ लीजिएगा। मतलब सर के द्वारा बहुत मतलब ये सब बात जो बोला गया ना बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है। ये सही बात है, जब सारा जो है इसे बहुत इंपॉर्टेंट, इसे एक क्वेश्चन आपको पक्का रहेगा कि हाँ कौन सा जो है स्रोत किस देश से लिया गया है। इसलिए सर पहले ही बोल दें कि इसको जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है किसे, ये जो देखिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस प्रश्न करंट अफेयर्स संबंधित है, इसलिए इसका लेटेस्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखें। यहाँ पे कह रहा है ना कि तो सर के द्वारा जो है ना बोला गया है कि यहाँ पे करंट में जो लेटेस्ट है उसको याद कर ले। यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलेगा ना तो कौन है, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पे यार इस प्रश्न का करंट अफेयर संबंधित इसलिए लेटेस्ट याद कर लीजिएगा, सीएजी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन बहुत सही बात, बहुत महत्वपूर्ण जो है ना टॉपिक है। आगे कह रहा है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब सीएजी इसको बोल सकते हैं। आगे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है सीएजी का, और इसे लोकविद सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक कहा जाता है। इसका नियंत्रण केंद्र, राज्य एवं स्थानीय निकाय तक होता है, अर्थात तीनों स्तर पर खातों की जांच कर सकता है। आगे कह रहा है यह संसद के लोकपाल समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है ना कि सीएजी राष्ट्रपति को 3 तरह के प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यहाँ पे कह रहा है कि सीएजी जो होता है राष्ट्रपति को 3 तरह के प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला क्या है, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। दूसरा है वित्त लेखाओं पर एवं सरकारी उपकरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आगे कह रहा है कि बाद में राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को दोनों सदनों के सभापटल पर रखता है। नोट में है सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोकलेखा समिति करती है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो लोकलेखा समिति करता है। और सीएजी संसद का एजेंट होता है एवं केवल संसद के प्रति ही जिम्मेदार होता है। आगे कह रहा है कि इसकी नियुक्ति जो है ना, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसका, सीएजी का। एवं शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा दिलवाया जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है, या तो 65 वर्ष, जो पहले हो जाए तब क्या होगा, रिटायर हो जाएंगे। आगे कह रहा है पद से हटाने की प्रक्रिया बोलेगा तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की तरह, अर्थात महाभियोग द्वारा अपना पद छोड़ने के बाद सीएजी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है लोकतंत्र के बारे में जो है निम्न कथनों विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है, बताइए। कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए में कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बताइए। तो इसमें जो आंसर होगा ना, कह रहा है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है ना कि इसमें जो है इसमें लोगों द्वारा निर्वाचन सरकार का गठन होता है, क्या है, तो बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। इसमें कह रहा है ना कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचन। दूसरा कह रहा है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधीन लोगों को होने की संभावना अधिक होती है, भी क्या है, तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तीनों कथन क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र क्या होता है। चलिए देखिए कह रहा है लोकतंत्र के बारे में, कह रहा है ना कि ऐसी शासन प्रणाली जो लोक अर्थात जनता द्वारा चलाई जाती है उसे लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में, ऐसी शासन प्रणाली जो लोक अर्थात जनता द्वारा चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहा जाता है, मतलब लोकतंत्र है, ठीक है। और लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति जो है ना ग्रीक भाषा से हुई है। आगे कर लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, अब्राहम लिंकन का है। और याद रखिए लोकतंत्र जो है ना 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो याद रखिएगा कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली होता है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से हर निर्णय में भाग लेती है। इस तरह का शासन प्रणाली छोटे एवं शिक्षित देश में सफल हो सकता है, जैसे स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, तो ऐसी शासन प्रणाली होता है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से हर निर्णय में भाग लेती है। इस तरह का शासन प्रणाली छोटे एवं शिक्षित देश में सफल हो सकता है, जैसे क्या है, स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। आगे कह रहा है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, इसे जनता जो है ना हर निर्णय में भाग नहीं लेती है, बल्कि अपना एक प्रतिनिधि चुन देती है, और वह प्रतिनिधि जनता की ओर से सारे निर्णय लेती है, जैसे भारत, अमेरिका सहित अधिकतर देश हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 41 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का जो है ना गठन करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है ना सिफारिश आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है, मतलब सरकारीय आयोग क्या है, सरकारीय आयोग की सिफारिश पर किया गया था। याद रखिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो सरकारीय आयोग की सिफारिश पर किया गया था, और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना किया जाता है। किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 283 में है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन का वर्णन है ना किस अनुच्छेद में, 263 में है। क्या है, 263 में वर्णन है अंतर्राज्यीय परिषद का। और आगे कह रहा है कि कार्य इसका क्या है, तो केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है पहली बार कब हुआ था, जून 1990 में किया गया था। इसका अध्यक्षता जो है ना प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है,
और वर्ष में कम से कम इसकी 3 बार बैठक होनी चाहिए। किसका? अंतर्राज्यीय परिषद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, बताइए। कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्य। क्या होगा? 4 राज्य। तो कह रहा है ना किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी अनिवार्य मतलब करनी अनिवार्य है। पहला शर्त क्या है? तो 4 या 4 से अधिक राज्यों में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो, प्लस कुल मिलाकर जो है ना 4 लोकसभा सीट का विजय प्राप्त हुआ हो। ठीक है, तब क्या होगा? ये शर्तें जो है ना तब जो है मतलब राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। पहला शर्त ये है। दूसरा शर्त है कि लोकसभा का 2% सीट प्राप्त किया हो, वो 3 विभिन्न राज्यों या जो है ना 3 विभिन्न राज्यों या कम से कम जो है ना 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिला हो। और किसी दल को राज्य स्तरीय दल बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें क्या है करनी होती है। देखिए पहला क्या है? तो राज्य में लोकसभा चुनाव को कुल वैध मतों का 6% प्राप्त प्लस 1 लोकसभा सीट होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्लस 2 मतलब प्लस जो है ना 2 विधानसभा सीट होनी चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि विधानसभा के कुल सीटों का 3% सीट या 3 सीट हो मतलब जो भी ज़्यादा हो मतलब तब चलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रत्येक जो है ना 25 लोकसभा सीट पर 1 सीट होनी चाहिए। प्रत्येक जो है 25 लोकसभा सीट पर 1 सीट होनी चाहिए। और आगे कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में कुल वैध मतों का 8% सीट जो है ना होनी चाहिए। ये सब क्या है? तो शर्तें हैं। आगे देख कह रहा है कि किसी दल को निलंबित दल मतलब राज्य स्तरीय दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। ठीक है, आगे कह रहा है नोट में कि आपको चुनाव आयोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए तथा केंद्रीय चुनाव आयोग को एवं राज्य चुनाव आयोग को रिलेट करना एक साथ मतलब पढ़ना चाहिए। को रिलेट करके एक साथ क्या है पढ़ना चाहिए, सर के द्वारा जो है ना बोला गया है। तो आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। और निर्वाचन आयोग एक स्थायी स्वतंत्र एक संवैधानिक निकाय है। तो कह रहा है निर्वाचन आयोग एक स्थानीय एवं स्वतंत्र एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जो है ना किया गया है। आगे कह रहा अन्य चुनाव क्या है? तो मतलब अन्य नाम क्या है? तो चुनाव आयोग जो है ना केंद्रीय निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन बोल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन बोल सकते हैं इंग्लिश में। आगे कह रहा है कि शुरुआत में चुनाव आयोग में 1 सदस्य होता है, वर्तमान में इसमें जो है ना 3 सदस्य होते हैं। तो चुनाव आयोग में जो है ना मतलब शुरुआत में क्या था? 1 सदस्य था, लेकिन वर्तमान में क्या है? तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है सभी सदस्यों के समान शक्ति एवं वेतन भत्ते इत्यादि प्राप्त होते हैं। 1 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 को अनिर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। ये सभी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह जो है ना ही पद से हटाया जा सकता है। कठिन प्रक्रिया है। तो कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। और अनिर्वाचन आयुक्त को जो है ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है पद से हटाया जा सकता है। मतलब ये क्या है? आसान प्रक्रिया है। अवकाश के बाद ये दूसरी सरकारी पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है ना रोक नहीं है। ठीक है, आगे कर निर्वाचन आयोग के कार्य। इसका कार्य क्या होता है? तो यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, यह संसद का चुनाव करवाता है अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा का, यह राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाता है और विधानसभा एवं विधान परिषद का भी करवाता है। ठीक है, किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। आगे कर नोट में कह रहा है कि स्थानीय निकाय का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होती है एवं इसके लिए अलग से अलग राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। मतलब हर एक स्टेट में क्या है? तो अलग अलग निर्वाचन आयोग है, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग। आगे कह रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग के अन्य कार्य क्या क्या है? तो जनगणना के बाद संसद द्वारा गठित परिसीमन आयोग के सलाह पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मतदाता सूची तैयार करना एवं नए मतदाताओं को पंजीकृत करना एवं मृत मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम हटाना। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को मान्यता देना एवं उन्हें चुनाव का चिन्ह आवंटन करना। नेक्स्ट है चुनाव चिन्ह का विवाद का निपटारा करना। और संसद सदस्यों का योग्यता से संबंधित निर्णय राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सलाह से लिया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय जो है ना राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सलाह से लिया जाता है। आगे कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग की सलाह से लिया जाता है। नोट में है दल बदल से संबंधित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय सदन के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जो है ना लिया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि लोकसभा के बारे में बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष
और राज्य में राज्यसभापति मतलब उपराष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभापति मतलब उपराष्ट्रपति, और विधानसभा में जो है ना विधानसभा अध्यक्ष, और विधान परिषद में विधान परिषद सभापति होते हैं। ठीक है, अब वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल और 54 राज्य स्तरीय दल एवं 2500 प्लस निबंधित दल हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो है ना भारत में 6 राष्ट्रीय दल है और 54 राज्य स्तरीय दल है एवं 2500 प्लस निबंधित दल है। और आगे कह रहा है कि चुनाव प्रचार का जो है ना समय कब तक होता है, उम्मीदवारों की सूची प्रकाशन से मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व तक होता है। तो यहाँ तक रहने देते हैं। और आगे का क्लास जो है ना यहाँ से देखिए, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र, इसका 11/3/2018 को एग्जाम हुआ था। इसका सेकंड शिफ्ट यहाँ से क्वेश्चन अगले क्लास में जो है ना करेंगे। तो एक क्लास को हर जगह ज़रूर शेयर कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, 43 नंबर से। ठीक है, 43 नंबर से। बाकी 2 सेट इस क्लास में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसका PDF के लिए जो है ना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, और वहाँ पे आपको सिलेबस का भी PDF मिल जाएगा, और इसका भी PDF आपको जैसे से क्लास आएगा उससे आपको PDF वहाँ पे डाल दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और टेस्ट भी होता है, इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।